अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको बताएं कि बैनुल-अक़वामी सियासत के जो बदलते मनाज़िर उसमें पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती एक मरतबा फिर से नई तवानाई के साथ उभरती नजर आती है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का अवामी जमहूरियत चीन का सरकारी दौरा न सिर्फ एक सिफारती पेशरफ साबित हुआ बल्कि ये इस अमर का इयादा भी था कि इस्लामाबाद और बीजिंग की शराकत दारी वक्ती मसलहतों पर मबनी नहीं है बल्कि आइनी बुनियादों पर उस्तवार एक गैर मुतज़लज़ल रफ़ाकत है। एक तरफ फील्ड मार्शल सिफारती मुहाज पर आगे बढ़े और दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई जहत देने की कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा भी इस वक्त एक गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। एक तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जानिब अवाम इसतराब और मायूसी के शिकंजे में जकड़ते नजर आते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा कन्वीनियर साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। और इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, ख्वाजा आसिफ साहब का एक क्लिप है, ज़रा टीम चलाइएगा सर, सुनिएगा जी। तो अब्बासी साहब, आपने ख्वाजा आसिफ साहब को सुना, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। सर, आइंदा भी ये निज़ाम चलेगा? क्योंकि निज़ाम पे आपने अक्सर बात की, अवाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर की बात की जाए, आपने जब भी बात की मेरे प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर, जहाँ भी मैंने आपको सुना, आप निज़ाम के बारे में हमेशा बात करते हैं। देखिए, मुल्क निज़ाम से चलता है, हाइब्रिड निज़ाम जी। ये जंगल का कानून तो नहीं होता ना, या बादशाह तो है नहीं कि वज़ीर आज़म बादशाह हो। तो अब निज़ाम जो है वो आइन है। अगर ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये आइन के मुताबिक है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, और बिल्कुल इसी पे चलना चाहिए और मुल्क को चलाना चाहिए। अगर ये आइन से मुतसादिम है तो फिर ये बिल्कुल गलत बात है। ये मुमकिन नहीं है कि कोई आइन तोड़ें और उससे मुल्क की बेहतरी हो। तो इसलिए ये हुकूमत को इस बारे में बड़ी वजाहत करनी चाहिए कि हाइब्रिड निज़ाम है क्या, और अगर इसी से मुल्क की तरक्की होती है तो फिर हम सब इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये बता दें कि आइन के मुताबिक है या आइन से मुतसादिम है। मेरे सामने एक साबिक़ वज़ीर आज़म बैठे हैं पाकिस्तान के, शाहिद खान अब्बासी साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी ज़ाती हैसियत में क्या राय है कि क्या ये आइन के मुताबिक है? नहीं, मुझे नहीं पता ना, वो कह रहे हैं हाइब्रिड है। इससे पहले इमरान खान साहब भी हाइब्रिड थे, फिर हमें बताया गया कि हाइब्रिड प्लस आ गया, फिर हमें बताया गया कि हाइब्रिड प्लस प्लस आ गया है। तो हम तो परेशान हैं। फिर इस्लामिक हाइब्रिड सर, ये तो फिर मॉडिफाई नहीं हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है, प्लस फिर प्लस प्लस फिर जी जो भी हो गया ना। मैं देखिए, ये मजाक की बात नहीं है जी जी, ये सीरियस बात है, आइन की बात है। ठीक है, ख्वाजा साहब ने भी, वज़ीर आज़म साहब ने भी, आर्मी चीफ ने भी, चीफ जस्टिस ने भी, सब ने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है। और इन सब जो हलफ हैं ये उसमें एक चीज़ कॉमन है कि मैं आइन का दिफा करूँगा। तो अगर हाइब्रिड निज़ाम आइन को तोड़ रहा है, आइन से मुतसादिम है, ठीक है, तो फिर ये तो फिर सारे आइन का दिफा ना कर सके ना। तो आप निज़ाम को ऐसा बनाएं कि आप उसको दुरुस्त करने, अगर आप समझते हैं कि हमें हाइब्रिड ही को करना है जो आइन में आज मौजूद नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप आइन को तब्दील कर लें। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, पहली बात है कि ये मजाक की बात वाकई नहीं है, लेकिन मजाक इसका बनाया किसने? क्या अवाम ने बनाया? मुझ जैसे लोगों ने जो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, या जो उस सिस्टम का हिस्सा हैं। अब जब हम किसी को वोट देते हैं हम उस पर एतमाद करते हैं, एतमाद देने के बाद वोट देने के बाद उनको हम असम्बली में भेजते हैं, वहाँ पे भी अवाम के टैक्स के पैसों से जो बात हो रही होती है, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, अफसोस के साथ मैं कहूँगी जो फैसला साजी, कानून साजी होती है, वो भी अपने मतलब की हो रही होती है। इसमें अवाम का मतलब कहीं नहीं छुपा होता, कहीं नज़र नहीं आता। और अक्सर वो जो अवाम के टैक्स के पैसों का इजलास होता है वो जिस तरह ख़त्म होता है, कोई वॉकआउट कर जाता है, अपनी मर्ज़ी की बात होती है, अपनी मर्ज़ी की बहस होती है, और वहाँ पे कानून साजी भी वही होती है जो अशराफिया के हक में जारी है। देखिए, पार्लियामान का अपना एक निज़ाम होता है, लेकिन हमारी मसला ये है कि जो अपनी बुनियाद है सारे निज़ाम की, जैसे इलेक्शन कहते हैं, हम तो इलेक्शन को ही चोरी कर लेते हैं, तो आपका निज़ाम वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर इलेक्शन चोरी हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा है तो मैं तो इसके हक में नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही आइन इसके हक में है, ना मुल्क का कानून इसके हक में है, और यही सारे निज़ाम को तबाह कर देता है। तो ये अगर हम हाइब्रिड की बातें कर रहे हैं, इसकी वजाहत कर दें, इसको आइन में तरमीम करके, अगर तरमीम की ज़रूरत है, अगर आज आइन के मुताबिक है तो बेशक चलाते रहें, तो आइन में तरमीम कर लें, इसको आइन के मुताबिक कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। ये बात वाकई ख़त्म होती है, आसान लगती है आपको? ख़त्म हो जाएगी ना, अगर आप समझते हैं। देखें, वफाकी वज़ीर है, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, आपने ज़ाती हैसियत में वैसे उनसे बात की? नहीं, मैंने उसके बारे में नहीं उनसे बात की।
जब मुलाकात हुई मैं ज़रूर पूछूंगा कि उनके जहन में क्या था। और अगर अभी आपको सुन रहे हुए तो नहीं सुन रहे तो ठीक है, मैं उनसे जब भी मिलूंगा पूछ लूंगा कि अब देखिए ना, एक कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, शायद किसी फॉरेन रिपोर्टर से बात कर रहे थे, बिल्कुल, तो वो उसके मुताबिक ही बात करता है आदमी। तो मैं फिर ये कहूँगा कि अगर हाइब्रिड निज़ाम आइन के मुताबिक है तो फिर आपको कुछ कहने या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आइन से मुतसादिम है तो फिर आपको आइन को अमेंड कर लें या फिर इस हाइब्रिड निज़ाम से इज्तनाब फरमाएं। ठीक है। अच्छा, जब भी तरमीम आती हैं, 26वीं तरमीम की अगर हम बात कर लें तो अक्सर बहस छिड़ जाती है और बहुत से लोग, जैसे मौलाना साहब, उनके किरदार पे भी बड़े सवाल आते हैं, बड़े ज़ीरक, बड़े समझे हुए सियासतदान है कि पहले आप एक चीज़ को कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ आप खुलकर बात करते हैं, यहाँ तक बात करते हैं कि हम सड़कों पर आ जाएंगे, फिर उसकी मंजूरी का हिस्सा भी बन जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? और जितनी भी तरमीम आई, अमेंडमेंट्स आई, जो भी कानून साजी होती है, माजरत के साथ ये घर बैठे ड्राइंग रूम्स में, चौकों चौराहों में, रेस्टोरेंट्स में जो गुफ्तगू होती है, ढाबों पे गुफ्तगू होती है, मैं आपको उसका निचोड़ बता रही हूँ कि लोग ये पूछते हैं और आपसे यकीनी तौर पर ज़्यादा पूछते होंगे। हम तो सहाफ़ी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, टीवी पर आते हैं, बात करते हैं, लोग कहते हैं ये आप पूछिएगा, जब आपके प्रोग्राम में फलां आएगा उससे पूछेगा। आप एक साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपसे बात करते हैं। वज़ीर आज़म था, साबिक वज़ीर आज़म हूँ, ये ओहदा आप मुझसे नहीं ले पाएंगे। आप साबिक वज़ीर आज़म हैं तो इसीलिए सवाल हम आपसे ज्यादा पूछ सकते हैं, तो अवाम आपको ज्यादा घेर लेती होगी, आपसे सवाल पूछती है। ओहदा तो ना खत्म करें ना। नहीं, आप साबिक वज़ीर आज़म हैं। अच्छा है, चले ठीक है, जी, साबिक वज़ीर आज़म हूँ। आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, ठीक है जी। मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं वैसे बासी साहब? जी, हर आदमी बन सकता है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आपसे लोग ज्यादा बात करते होंगे, ज्यादा पूछते होंगे इस हवाले से कि हमारे यहाँ जब भी कानून साजी होती है इसमें अवाम के लिए क्या होता है? देखिए, अवाम के लिए कुछ नहीं होता। आप कानून साजी देख लें, हमारी मेरे ख्याल है 98% कानून साजी हुकूमत के अपने जो गवर्नेंस जिसे वो कहते हैं, अपने मामलात चलाने में आसानी के लिए होती है। गुड गवर्नेंस। अवाम अब गुड नहीं, गुड तो कभी पाकिस्तान में हुई नहीं है। वो अपनी आसानी के लिए होती है, किस तरह हम अवाम पर मजीद कंट्रोल हासिल कर लेंगे, किस तरह हम इदारों पर काबिज हो जाएंगे, ये उनका तरीका होता है। और अक्सर जो इस किस्म की, जैसे 26वीं तरमीम है, ये आइन की बुनियाद से मुतसादिम है। अब हम तरमीम कर दिया, भुगते, अब सारा पाकिस्तान भुगतेगा इसको जब तक ये तरमीम रहेगी। उस तरमीम से मुझे याद है कि एतजाज़ हसन साहब उन दिनों में मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि आप देखिएगा डॉक्टर फ़िज़ा कि ये जो तरमीम, इस पर पाकिस्तान भर के वकला बाहर निकलेंगे और इस हद तक बाहर निकलेंगे कि अडयाला का दरवाज़ा खुल जाएगा। कोई वकला नजर नहीं आया। नहीं, वकला नहीं, पाकिस्तान में कोई बाहर नहीं निकलता। एतजाज़ हसन साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान भी, कानूनदान भी बड़े कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था निकलेंगे। होंगे कॉन्फिडेंट, लेकिन मैं उनकी कॉन्फिडेंस से एग्री नहीं करता और वक्त ने बताया है कि उसमें कुछ हकीकत नहीं है। लेकिन हम बाद में सब पछताएंगे और हम फिर ढूंढेंगे किसने ये गलती की थी, उसका नाम ढूंढने। हम इसमें बड़े तेज हैं कि जब खराबी पानी सर से गुजर जाता है तो ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक। अच्छा, आपने हमेशा नेशनल डायलॉग की बात की, बात से बात आगे बढ़ सकी, बढ़ती दिखाई देती है, डायलॉग हो सकता है, इसके इम्कानात हैं? अगर आपका मुल्क का मुफाद में बात करेंगे तो डायलॉग के अलावा कोई हल नहीं है। अगर आप अपने ज़ाती मुफाद, अपनी कुर्सियों की रखवाली करनी है तो फिर डायलॉग नहीं होगा, फिर मुल्क इसी तरह ये भटकता रहेगा। तो ये इनिशिएटिव लेगा कौन? ये सेहरा किसके सर जाएगा? कौन इकट्ठा कर जो सकता मुल्क है? वतन है। हम सब मुल्क वतनी के दावे करते हैं, आपको मुल्क के हालात नजर नहीं आते? मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अवाम हमारे गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, अवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है, मायूसी बेहिसी हो गई है। लेकिन हमें परवाह नहीं, हम कुर्सियों पर बैठे हैं, मजीद कानून साजी कर रहे हैं कि कुर्सियां कैसे मजबूत होंगी, इदारों पर कब्जा कैसे किया जाएगा। इदारों से मुराद आपकी क्या है? सियासतदान इदारों पे कब्जा कर सकते हैं? आप बिल्कुल, आपने तरमीम करके जुडिशरी पे कब्जा कर लिया, जुडिशरी अब आपकी ताबे है। अब फैसले पार्लियामान ही लिख लिया करे, हुकूमत लिख के दे दिया करेगी। वो आपने सामने हुआ है, जो ये स्पेशल रिजर्व सीट्स पे हुआ है, इसी कौन से आइन के मुताबिक है? आइन कहता है कि अगर आप 40% सीटें लेंगे 40% रिजर्व सीटें मिलेंगी। आपने ज्यादा सीटें दे सर, लेकिन बड़ी इज्जत के साथ वो मखसूस नशिस्तों वाले जाके अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे। नहीं, वो तो आपने इजाजत दी है ना, उनको मत। और वो भी बड़ा फखरिया तौर पे जाके बैठेंगे। सर, जो पहले बैठे हैं वो भी कौन से इलेक्शन से? उनमें कितने होंगे जो कहेंगे नहीं हम डिजर्व नहीं करते, ये मेरी प्लेट नहीं है? तो वैसे कितने डिजर्व नहीं करते? पार्लियामान ये जो भरा हुआ सेनेट है। की केपी का सेनेट वाला जो मामला है, आपको कैसा समझ आया? फिक्स मैच? देखिए, वो उनका तरीका है ना। मैंने हमेशा कहा कि सेनेट जो है इसके अंदर कभी कोई मेरिट पर बंदा नहीं आता। यहाँ पर रिश्तेदारी और पैसा चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग ताल्लुकदारी। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, पैसा चलता है। पार्टी कभी पार्टी पैसे लेती है, कभी वोटर पैसे लेता है, जो MPs होते हैं। जमीरों के सौदे होते हैं। जी, जमीरों के नहीं, बड़ा खुला सौदा होता है, वोट का सौदा होता है।
ऑफ कोर्स उसमें ज़मीर ही बिकता है ना सर। ज़मीर, वोट बिकती है, उसको ज़मीर है तो ठीक है। वोट आपने ज़मीर के मुताबिक ही देना होता है। ठीक है। अच्छा सर, अभी आपको क्या महसूस हो रहा है कि अभी से 9 मई के हवाले से भी मेरे ज़हन में सवाल था कि 9 मई में जो बरियत हुई शामिद कुरैशी साहब की, वाइस चेयरमैन PTI के, उनका आगे जाके आपको कोई किरदार नज़र आता है और बाकियों को 10-10 साल की सज़ा हो गई। इस पर लोग बड़ी बहस कर रहे हैं कि कुरैशी साहब की बरियत और बाकियों को सज़ा। ये जजमेंट आ जाए तो कुछ कह सकता है आदमी, लेकिन ये जिस तरह ये ट्रायल चले हैं ये बहुत मुतनाज़ा बन गए हैं 2 साल के बाद कि कितना एविडेंस पेश हुआ, कब पेश हुआ, कैसे पेश हुआ, ये हमेशा ये बातें मुतनाज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल अगर शुरू में ही प्रोसिक्यूशन एविडेंस लाकर वहाँ पर रख देती और उनकी प्रोसिक्यूशन होती तो ये बात कुछ एक्सेप्टेबल हो सकती थी, क्योंकि मे 9 इस मुल्क के लिए सानिया है। बिल्कुल अगर मुल्क के लोग अपनी ही फौज की तनसीबात पर हमलावर हो जाएं, ये बहुत बड़ी इससे बड़ा सानिया क्या होता है। तो इसलिए उस पर, लेकिन उस पर वो उस तरह से उसकी कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। मई 9-23 में वाक़या हुआ और 25 मई 9 के बाद फैसले आ रहे हैं, जून जुलाई में फैसले आ रहे हैं। इतना डिले जी, ये फैसले मुतनाज़ा बना देते हैं, इतना डिले जो है फैसलों को मुतनाज़ा बना देता है। ठीक है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि शामिद कुरैशी साहब आगे जाके कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि PTI में इस टाइम पे लीडरशिप की तो वाकई एक फुकदान कमी नज़र आती है वाजे, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। एक बंदा ये बयान देता है, दूसरा बिल्कुल हट के बयान देता है, बाहर की खबरें अंदर की खबरें बाहर आ जाती हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, हर बंदा दूसरे बंदे को शक की नज़र से, शक की ऐनक से देख रहा होता है। कोई इस पे शक कर रहा है, कोई इस पे शक कर रहा है। अभी चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो आलिया हमजा साहिबा है, जब ये लोग पंजाब लाहौर में मौजूद थे और उसको भी खैर लोगों ने कहा कि जी कवाली नाइट हो रही थी, क्या हो रहा था, ये हो रहा था, उस पर आलिया साहिबा ने गमो गुस्से का इज़हार किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे कि जाकर उनको बताना पड़ा कि मुझे मदऊ नहीं किया गया, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब हूँ। उस पर भी सलमान अकरम, राजा साहब और डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया कि जी हमने एक स्पेशल कार्ड भेजना था, आप तशरीफ़ ले आती। तो इनके आपस में ये लोग इतने मामला उलझे हुए, तो आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कुरैशी साहब जैसे एक मंझे हुए सियासतदान अब आके पार्टी को संभालें? PTI एक शख्सी जमात है, इमरान खान साहब की ज़ात के इर्द गिर्द है, जिस पर वो हाथ रखेंगे वही लीडर होता है। तो अगर वो शाह महमूद साहब पर रख दें तो वो लीडर बन जाएंगे। जब तक उन्होंने हाथ रखा हुआ है वो लीडर है, हाथ उठा लेंगे तो लीडरी खत्म हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब भी, इवन 1-2 लोगों ने यहाँ बैठ के मुझसे बात की ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान, फैसल चौधरी ने गालिबन मुझे कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया कि पार्टी में ये सब कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा इमरान खान साहब ने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि वो उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो कहते मुझे पता है, यानी अली मीन गंडापुर साहब, उनके लिए कोई कड़वी गोली हैं जिनको उन्होंने निगला हुआ है, और क्यों ऑप्शन नहीं है? क्यों ऑप्शन नहीं है उनके पास? ये उनके फैसले हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब हैं और नीचे वोटर है और वर्कर है, बीच में कुछ भी नहीं। तो अपने फैसलों को खान साहब खुद भी ऑन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मैं बेबस हूं, मेरे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर ये फैसला हो गया ना, ऑप्शन ना होना भी एक फैसला होता है। ये तो बड़ा कमजोर फैसला है। फैसला उनका ही है कमजोर। देखिए वो वक्त बताता है कि कमजोर फैसला था या नहीं था। अच्छा, एक और सवाल, मौरूसियत पे हमेशा तनकीद की PTI ने, PTI का जो एक बाकायदा एक विजन था उसमें ये बात शामिल थी कि जी मौरूसियत नहीं होनी चाहिए। नून लीग पर, पीपल्स पार्टी पर उन्होंने खुलकर तनकीद की, लेकिन अगर मौरूसियत की मैं तारीफ तो नहीं करने जा रही, लेकिन मैंने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब पे मुश्किल वक्त आया तो मरियम साहिबा ने लीड किया पार्टी को, तितर बितर नहीं होने दिया, और उन्होंने बेटों से ज़्यादा बेटी बन के अपने बाप को, अपनी पार्टी को संभाला। इसके साथ साथ अगर मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की एग्जांपल दूं तो उनकी उम्र भी उस टाइम पे बहुत कम थी, जब भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त चल रहा था, तो उन्होंने भी बाप के साथ शाना बशाना खड़े होकर पार्टी को संभाला जब वो जेल में थे। अच्छा, अब इमरान खान साहब चूँकि उनके बेटे नहीं हैं और अब उनके बेटों का भी एक तुर्क का पता खेलना पड़ा, कासिम सुलेमान वापस आ सकते हैं पाकिस्तान, आके लीड कर सकते हैं इस तहरीक को, तो मौरूसियत इसका मतलब है कहीं ना कहीं होनी ज़रूरी है। ज़रा मेरे सवाल पे गौर कीजिएगा, मैं मौरूसियत की तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन औलाद से ज़्यादा फिर इसका मतलब वर्कर को फ़िक्र नहीं होती है, क्योंकि अगर वर्कर को फ़िक्र होती है तो इस टाइम पर तो कोई भी इमरान खान साहब का या अडाला का दरवाज़ा खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बैठ के ये कहते नज़र आते हैं कि शायद 1% लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। मौरूसियत अगर औलाद का काम है डिफेंड करना तो अच्छी बात है, उनकी जिम्मेदारी है, एक सियासत से अलावा भी। कोड़े किसने खाए थे? किसी मौरूसियत वाले ने? वर्कर्स ने, पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए थे। जेलें किसने काटी थी? वर्कर्स काटते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी भी PTI के वर्कर्स जेलें काट रहे हैं। मौरूसियत जो है वो सिर्फ
एक क्वालिफिकेशन नहीं है किसी पार्टी को लीड करने के लिए। देखिए सर, बैकग्राउंड में इसलिए बता रही थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पार्टी को जिस तरह फिर लीड किया, संभाला मुश्किल वक्त में, फिर मैंने मरियम साहिबा की एग्जांपल दी, इमरान खान साहब के बच्चे अगर यहाँ पर होते तो क्या वो किरदार अदा कर सकते थे? भाई वो करना चाहते हैं तो करें ना, कोई रुकावट तो नहीं है उनको। पहली बात है वो मुल्क के शहरी भी हैं या नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तो फिर कैसे रोल अदा करेंगे? लेकिन अगर वो शहरी होते और अगर वो इस शहरी मुल्क होते में तो होते करें ना, कोई तो क्या रुकावट- तब भी यही हालात कोई होते? रुकावट नहीं है। देखिए जिसके गिर्द लोग जमा हो सकें, फैमिली के गिर्द लोग जमा होते हैं, ये फितरी सी बात है, एक एफिलिएशन होती है। और इमरान इसमें पीटीआई में तो बहुत ज़्यादा पर्सनल एफिलिएशन है इमरान खान साहब से। तो वो अगर उनके बेटे आते हैं और वो मुल्क के शहरी बनते हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल उनको पजीराई मिलेगी मेरे ख्याल में, उनकी अबशीरा को मिल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब फैसला करें कि उनकी गैर मौजूदगी में कौन पार्टी को लीड करेगा। लेकिन आपको लगता है कि जैसे हमारे यहाँ सियासी हालात बड़े मुश्किल होते हैं, सियासी वर्कर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है स्टैंड लेना, सफ़र करना, उर्दू वाला भी अंग्रेज़ी वाला भी, तो वो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे यहाँ पर आके वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते तो घर बैठे रहें, तो बैठे हुए ना घर। बट अब ठीक है, फिर डिबेट क्या है? ठीक है। अच्छा, असद उमर साहब भी ये कहते हैं कि पीटीआई से कोई बात ही नहीं करता, इससे मैसेज क्या जाता है सर कि जब पीटीआई वाले कहते हैं कि जी हमने मुक्तदरा से बात करनी है, वो साफ कहते हैं कि आप सियासी लोगों से बात करें, हमारा सियासी से कोई लेना देना नहीं है। वो बाज़िद है कि हमने उन्हीं से बात करनी है क्योंकि उनको लगता है कि जी बात उन्हीं से हो सकती है। इससे तासुर क्या जाता है? तासुर क्या जाता है, बात नहीं हो रही ना। अगर आप कह रहे हैं मैंने मुक्तदरा नई लफ्ज़ है, उनसे बात करनी है और मुक्तदरा कहते हैं मैंने नहीं करनी, तो फिर बात नहीं होगी। फिर बात नहीं होगी, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर वहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, और बात किस पे करेंगे? बात ये भी है, ठीक है, आज बात आपने मुल्क की करनी है। मैं इसीलिए एक बिल्कुल। ग्रैंड डायलॉग की बात करता हूँ जिसमें सब शामिल हों, जिनकी जिम्मेदारी ये हो कि बैठकर ये फैसला करें मुल्क चलेगा कैसे, मुल्क नहीं चल रहा, इस बात का इतराफ़ कर लें। जितनी जल्दी इतराफ़ करेंगे बेहतर है। जब तक ये निफाक रहेगा, ये सियासी इंतशार रहेगा, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये मुल्क नहीं चलेगा। अब्बासी साहब, आप जब ये बात करते हैं और जब भी आप ये बात करते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, बात होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात नहीं है, ये मुज़ाकरात बात होनी नहीं है। चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग है मुल्क के national- लिए, आपस की बंदरबांट नहीं है। ऑफ कोर्स, ठीक है। मुल्क हमने मुल्क में क्या मुल्क को चाहिए उस पर बैठकर फैसले करें, एक वे और फॉरवर्ड होना चाहिए, सब solution। उसको सपोर्ट करें। मुल्क मेरा सवाल मुल्क फिर का। वही, करेगा कौन? जी कौन करेगा? करेगा ये बात तो आप काफी 6-8 अर्से से लोगों कर का रहे हैं। नाम मैं नाम लेके बता दूं, आपको किससे मैं उम्मीद है? नाम लेके मुझे उम्मीद सबसे है, ठीक है, जो इस मुल्क के लीडर बने हुए हैं, इनिशिएट कौन जो इस करेगा? मुल्क के मोहब्बे वतन कहलाते हैं, जिन्होंने आइन के तहत हलफ लिया है, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये चॉइस नहीं है कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा। तो जो भी ओहदे पे होता है जिम्मेदारी उसकी बनती है। इस सर मुल्क का वज़ीर आज़म चले है। आपकी सोच अच्छी है तभी आप इस सोच का इजहार करते हैं बरमला, और हर कोई सोच का इजहार नहीं करता है। फिर आपने जो पार्टी नहीं, अगर मेरी सोच गलत है मैं नहीं करता हूँ, मैं आपने बता दें गलत कह रहे हैं आप। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं। आपने अवाम पाकिस्तान पार्टी बनाई ना कि उसमें अवाम का जिक्र आ रहा है, यानी अवाम के लिए होती है सियासत, अवाम के लिए। जमहूर का मतलब अगर कोई पढ़ ले, जमहूरियत का मतलब अगर कोई पढ़ ले, लेकिन इस जमहूरियत में सबसे पहले जमहूर को कॉर्नर किया जाता है, खुडे लाइन लगाया जाता है अफसोस के साथ, माजरत के साथ, जिसमें हर कोई देखिए वो तो हो गया ना, उस बात को छोड़ देना। ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज आपने कभी इस तरह संजीदगी से अपने जितने भी आपके तमाम लोग आपके दोस्त होंगे, अच्छा टाइम गुजरा आपके सबके साथ, सियासत में आपका एक बड़ा अच्छा एक कद है, आपका एक वजन है, आपको क्या लगता है कि आपने कभी किसी से, जारी बात है कभी ना कभी आप बात करते होंगे इस मौजू पे, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? मैं ना किसी का नाम पूछ रही हूँ ना मैं पूछ रही हूँ अपने लास्ट बात कब की, आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए रिस्पॉन्स मिल नहीं सकता, मिल नहीं सकता। आज तमाम जो 3 बड़ी सियासी जमातें आपने बड़ा हैं, क्लियर जवाब दे दिया। 3 रिस्पॉन्स उनके पास है नहीं, किसी के पास, क्लियर जवाब क्योंकि आज तीनों के पास इक्तदार भी है। पीटीआई के पास भी इक्तदार है, पीस पार्टी के पास भी है, पीएमएलएन के पास भी है। क्या उनकी हुकूमतें चल रही हैं? इसका जवाब देना, फिर उनको नजर आएगा कि नहीं चल रही। अब रास्ता ढूंढेंगे, फिर रास्ता ढूंढे, जब वो रास्ता ढूंढने निकलेंगे तो आपको डायलॉग का रास्ता मिलेगा। ठीक है, कि आपको पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तब्दीलियां करनी है। ठीक है, जो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब मुल्क तरक्की नहीं करेगा, यहाँ नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। आज पाकिस्तान दुनिया में जो ममालिक हैं जिनके लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, नंबर 1 पे है। 2023 में 16 लाख और लोग, इन 2 सालों में तो बहुत ज्यादा लोग, मैं 23 की बात कर रहा हूँ, 16 लाख लोग मुल्क छोड़ कर गए। हम नंबर 1 पे चले गए। यानी इसका पाकिस्तान, वो अक्सर नौजवान हैं। जो दूसरे ममालिक की जो इमिग्रेशन है, जो लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इमिग्रेशन जो है वो इकोनॉमिक है,
लोगों को नौकरियां मिलती हैं, अच्छी नौकरियां, वो उनको वहाँ रिसर्च के लिए चले जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग सब जाते हैं। लेकिन सर हम पाकिस्तान से जो नौजवान को यहाँ पर तालीम मिल गई है, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, वो बाहर नौकरी तलाश करने जाता है, वो लोग नौकरियां लेकर एमिग्रेट करते हैं। तो ये हमें बड़ा फ़र्क है। और हमें आज नौजवान की बात सुननी है, उसके मसाइल क्या हैं, उसको रोज़गार चाहिए, रोज़गार के लिए मईशत चाहिए, मईशत को सियासी इस्तेहकाम चाहिए, ये सारी बात है। अगर आपको समझ नहीं, किसी को नहीं आती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर जिनको समझना चाहिए उनको समझ आनी चाहिए ना। आप इस बारे में बहुत तसल्सल तो से बात करते हैं, लेकिन अभी आपने है। क्लियर जवाब दिया। जब मैंने आपसे पूछा कि आपकी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो आपको क्या जवाब मिलता है, आपने जो जवाब दिया, जवाब है नहीं ना, जवाब है एग्जैक्टली, आपने कहा जवाब ही नहीं है, जवाब है नहीं। तो फिर सवाल जब आप खराबी को कबूल कर लिया आपने, खराबी का हिस्सा बन गए, तो फिर आपको जवाब नहीं होगा। फिर ये सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, सवाल पूछने का नहीं फायदा कोई नहीं है। सर ये डिसअपॉइंटमेंट है। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं, आपको नतीजे पे पहुंच गए आप, यानी अपने इस नतीजे पे पहुंचे हैं इतने सालों बाद के इस सवाल का फायदा ही नहीं। एक मुल्क में 18 में इलेक्शन चोरी हुआ, कबूल हो गया, 3 साल 8 महीने हुकूमत में कुछ नहीं हुआ, एक दूसरी हुकूमत आई, उसने भी 16 महीने कुछ नहीं किया, फिर इलेक्शन आए, इलेक्शन चोरी हो गई, अब 1.25 साल गुजर गया, ये हुकूमत भी कुछ नहीं कर रही और ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही है। तो हम इसी तरह भटकते चले जाएंगे, बस ठीक है, वक्त गुजर जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, 31 जुलाई को इस्लामाबाद में जो अपोजिशन इत्तेहाद की APC है, इसमें आप भी जाएंगे? क्या हमें कोई दावत नहीं है ना। ठीक है, उसका नाम मुझे मकसद पता है कि क्या मकसद है। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया बादशाह साहब आपके तशरीफ लाने के लिए। प्रोग्राम के हिस्से से मैं बात करूंगी पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जहां हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे के साथ महाजराई की जो कैफियत है वो सबके सामने, लेकिन KPK में हालिया सेनेट इंतखाबात ने हुकूमत और अपोजिशन की कलई खोल दी है, जहां पर फिक्स मैच खेलकर दोनों के लिए विन विन की सिचुएशन, सूरत हाल बनाई गई है। अच्छा, दूसरी जानिब भी कहा जा रहा है कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें जो सजाओं का अमल शुरू हो चुका है, इस हवाले से सब खुलकर अपनी राय का इजहार करें कि एक दिन में 2 फैसलों ने मुल्क का सियासी मंजरनामा भी हिला कर रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही 9 मई के जल्द फैसलों का हुक्म सादिर कर चुकी थी। लेकिन हैरानकुन तौर पर तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए और बाकी PTI रहनुमाओं को 10-10 साल के लिए कैद होगी। लेकिन अब सवालात उठ रहे हैं कि एक तरफ सजाएं और दूसरी तरफ बरियत, ये माजरा आखिर क्या है? क्या आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के नए कायद की शक्ल में सामने आने की कुछ सूरत बन सकती है और तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ भी हो सकता है, और बानी PTI का जो मुस्तकबिल है वो इससे रिलेटेड फिर कहाँ जाता हुआ, किस सम्त में जाता दिखाई देता है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर तजियाकार मंसूर अली खान मौजूद है। मंसूर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मंसूर, सबसे पहले बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया, बाकियों को 10-10 साल की सजा दे दी गई, इस हवाले से बड़ी चहम गोइयाँ हो रही हैं। आपके पास क्या खबर है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो केस था वो बड़ा वीक था, क्योंकि वो जिस दिन 9 मई का वाक़या हुआ था, वो अपनी बेगम की इयादत के लिए कराची में उस वक्त मौजूद थे, फिजिकली वो लाहौर में मौजूद भी नहीं थे। तो कई कानूनी माहिरीन यही कह रहे थे कि अगर इसमें से किसी को रिलीफ मिलेगा तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब को ही मिलेगा, और सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि 9 मई के चंद दीगर केसेस में भी अगर वो नॉमिनेटेड हैं तो वहां से भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। जहां तक आपने बात की उनको लीडरशिप के हवाले से, तो अभी मेरे ख्याल में वो मरहला अभी दूर है, वो मरहला अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अगर वो आएगा भी तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो मौजूदा लीडरशिप बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पुराने वाले जो है ना, जो ओल्ड टाइमर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको इतने आराम से नहीं आने देंगे। आपके सामने एग्जांपल है, फवाद चौधरी साहब की एग्जांपल है, अली जैदी साहब जो हैं वो भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं, उनको भी नहीं आने दिया जा रहा, और भी कई ऐसे लोग हैं, असद उमर साहब भी हैं, असद उमर साहब ने भी कोई पार्टी और ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनको फिलहाल पार्टी में वेलकम नहीं किया जा रहा। तो आरिफ अलवी साहब हैं, बड़े-बड़े नाम हैं। लेकिन शाह साहब का एक फर्क है कि शाह साहब ने ना कभी कोई ट्वीट किया है और ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके लिए वापसी मुश्किल हो। लेकिन ऑब्वियसली एक और भी पंजाब जो है वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वीक ग्राउंड चल रहा है, अंदर इतनी लड़ाइयां चल रही हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोई ओहदा दे दिया जाए तो कम से कम पंजाब के हवाले से वो यहाँ के लोगों को जो है मुतहरिक कर सकेंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब का अगर बैकग्राउंड देखा जाए मंसूर, तो एक मंझे हुए सियासतदान एटलीस्ट उनको कंसिडर किया जाता है। अभी जिन हाथों में जो PTI की बागडोर है आपके सामने कि वो किस किस्म की सोच रखते हैं, सुबह वो क्या बयान देते हैं, शाम को उनका बयान चेंज हो जाता है, U-टर्न पे U-टर्न लेते हैं, अंदर की बातें बाहर आ जाती हैं, एक पेज पर होते नहीं हैं।
आपको याद होगा भी जो हाल ही में ये जो आलिया हमजा साहिबा इन्होंने जो ट्वीट्स करके गमो गुस्से का इजहार किया था, बाद में सलमान अकरम राजा साहब सफाइयाँ दे रहे हैं, बाकी लोग सफाइयाँ दे रहे हैं। जब पार्टी खुद ही तितर बितर होगी, एक पेज पर नहीं होगी, तो अडियाला का दरवाज़ा तो खुलता हुआ दिखाई नहीं देता। उसमें बहुत ज़्यादा किरदार पार्टी की जो लीडरशिप जो फ्रंट पर है उसका भी हो सकता है। तभी इनको शायद ये एक तुर्क का पत्ता फेंकना पड़ा कि जी कासिम और सुलेमान आएंगे, खा वो वालिद से मुलाकात करने के लिए आएंगे, कोई कह रहा है वालिद से मुलाकात करने आएंगे, कोई कह रहा है कि जी वो तहरीक चलाएंगे, लीड करेंगे। फिर तरह तरह के बयान आ रहे हैं कि कोई कह रहा है प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा, कोई कहता है उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो आपको क्या समझ आती है कि शाहिद कुरैशी साहब की वाकई इस टाइम पे पीटीआई को बहुत सख्त जरूरत है? नहीं, देखिए, ज़रूरत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और भी बहुत सी चीज़ों की है। उनके पास विटामिन सी, विटामिन डी, इन तमाम विटामिन की बहुत कमी है जी। जो हालात चल रहे हैं पार्टी के। लेकिन देखिए, इसमें सारा कसूर अगर किसी का बनता है तो वो इमरान खान साहब का बनता है, जिन्होंने एक्चुअली सेकंड टियर लीडरशिप तैयार ही नहीं की कि अगर कभी इस तरह हुआ। वो मेरे ख्याल में वो तो हमेशा यही सोचते थे कि मैं कभी जेल जाऊंगा ही नहीं, लेकिन अगर जब चले भी गए तो उसके बाद एकदम पूरी लीडरशिप का वैक्यूम वहां पे आ गया। और तीसरी बात यह है कि मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा कि पिछले जी, एक प्लीज। महीने 1.5 महीने से मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों ने इंटरनली प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ के मुझे कहते थे कि जनाब, पार्टी के अंदर चंद ऐसे लोग हैं जो करता धरता हैं, वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए। तो मैं ये समझता था ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस किस्म की बात कर रहे हैं, और ये शायद अपनी मौजूदा लीडरशिप से नाला हैं जिसकी वजह से बात करते हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चंद ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वाकई शायद ऐसे चंद लोग हैं। अब मिसाल के तौर पर आज इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, वो इतना सख्त ट्वीट है, वो एस्टैब्लिशमेंट को इस तरह टारगेट कर रहा है, वो फील्ड मार्शल के हवाले से जो जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तो किसी सूरत मतलब इस तरह लग रहा है कि जैसे कोई अगर हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि इमरान खान साहब की या पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय ना हो। अगर होने भी चाहिए, अगर किसी तरह कोई मामला किसी रुख की तरफ जाने भी लगे तो कम से कम उसे सबोटाज कर दिया जाए, ताकि उस उसे ना बात को होने खराब दिया कर जाए। दिया जाए। ठीक है, ठीक तो है। और उसका फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली जब ये तमाम मुज़ाकरात या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अगर वो सबोटाज हो जाएगी तो किसको फायदा होगा? उसको फायदा होगा जो इस वक्त सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि जनाब किसी तरह मामला जो है वो तय हो। तो इसलिए मुझे फिलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई उनकी मुश्किलात कम होती नहीं बल्कि ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा मंसूर, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा जब JUI से इनके इत्तेहाद की खबरें गर्दिश कर रही थी और बैक टू बैक इनकी मुलाकातें होती थीं, कामरान मुर्तज़ा भाई, असद कैसर साहब, मौलाना साबिर, ये सब लोग एक पेज पर आने की बड़ी बातें होती थी कि जी इत्तेहाद बनेगा, ग्रैंड अलायंस बनेगा, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, लेकिन मुलाकातों का उन किसी करवट नहीं बैठा। उसमें कैटेगोरिकली फिर ये खबर भी बाहर आई कि जी इमरान खान साहब ने बाकायदा पैगाम दिया अली मिन गंडापुर साहब को कि आप हल्के की सियासत को साइड पर रखें, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत है, और आप ज़रा मौलाना साहब पे तनकीद में अपना हाथ होला रखें। यानी इमरान खान साहब इस चीज़ की सेंसिटिविटी को समझ रहे थे, हसासियत को, कि तनकीद करेंगे तो फिर इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन गंडापुर साहब वो तनकीद पे हाथ हल्का नहीं रखते थे। फिर साथ ही एक चीज़ कि अली मिन गंडापुर साहब जब कोई टफ या बहुत ज़्यादा सख्त पोजीशन भी लेते हुए दिखाई देते हैं, तब भी जो इनकी पार्टी इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, तो कि पीटीआई के लोग अंदर से चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद की जाए, क्योंकि आज तक ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो बाजवा साहब के साथ थी। इनकी लड़ाई बेसिकली मुक्तदरा के साथ ही है, बात भी उनसे करना चाहते हैं, लड़ाई भी उनके साथ ही थी, तनकीद भी उन्हीं पे करते रहे। पोलराइजेशन का जो हाल है वो आपके सामने है। अब जाके थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो पाक भारत ये जंग का मामला छिड़ा तो कौम को भी समझ आई, जो लोग जो इनके हाथों में खेल रहे थे, टीनेजर्स कह लें, जितने भी लोग हैं, 9 मई में जो बेचारे इनके हाथों में इस्तेमाल हो गए टिश्यू पेपर की तरह, उन सबकी अकल ठिकाने आई, किसी हद तक मामला बेहतर हुए, पोलराइजेशन कम हुई। लेकिन तब तक इनकी लड़ाई स्टैब्लिशमेंट से थी। आज भी स्टैब्लिशमेंट के हक में जो बात कर लेता है वो इनको अपना दुश्मन लगता है, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बात कर लेता है उसकी ये बल्ले बल्ले शुरू कर देते हैं। वो बड़ा एक कामयाब बंदा होता है, बड़े IQ वाला बंदा होता है इनके मुताबिक। तो ये जो मुझे अली मिन गंडापुर साहब के किरदार पर बड़ा तरस आता है कभी कभी, कि अली मिन गंडापुर साहब अक्सर एस्टैब्लिशमेंट में भी तनकीद करते हैं, जो भी कर रहे होते हैं अपने लोगों को खुश कर रहे होते हैं, लेकिन तब भी लोग इनको शक्कु शुबे की नज़र से देख रहे होते हैं। ये उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सियासत में ना ये जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कार्ड होता है, ये बवक्त ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसको इस्तेमाल करके उसके बाद बिल्कुल वही सारे काम किए जाते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ होते हैं। और ये कोई मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, आप माजी के अंदर उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, वो सारे इन्हीं कार्ड्स को इस्तेमाल करते आए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून के साथ अगर 1 मिनट के लिए उस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करें तो उसमें मरियम नवाज उस वक्त जो है वो बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट
एस्टैब्लिशमेंट जाती थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के मुंह से कभी भी आपको ऐसा जुमला नहीं सुनते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं लीडरों से आप कहते हैं कि जनाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान दें, और फिर उन्हीं लीडरों से आप चाहते हैं कि वो जाके एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी करें। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप कभी एक बयान में जो है अगले को बुरा भला कहें और फिर आप चाहें कि जी अगले दिन आपको मुलाकात के लिए बुला लिया जाए। इस तरह हो नहीं सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुश्किल में फंसी हुई है। अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती तो वोटर सपोर्टर जो है वो हाथ से जाता है, वो कहता है कि जनाब बोलते क्यों नहीं है, और अगर जब वो ये करते हैं तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो कोई एक साइड ले नहीं पा रही, कभी वो 2 कदम इस साइड पे लेती है, फिर 2 कदम दूसरी साइड पे लेती है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो जिसका नुकसान हो रहा है वो जारी बात है इमरान खान साहब हैं जो अंदर बंद हैं, जिनको किसी किस्म की जो है वो कोई लिवरेज नहीं मिल रही, कोई उनके हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे। और अब तो एक पिछले 2-3 दिन से जो है जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसके अगेंस्ट जाती तौर पर जो है वो पूरी गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी जो है उन्होंने उसका आगाज कर दिया। अच्छा, वैसे एक आपस की बात है कि जब मंसूर इस्टेब्लिशमेंट पे खुलकर तनकीद करते हैं पीटीआई के लोग, तो जो बाकी पार्टीज़ हैं जो माजी में बड़ी पोजीशन लेकर उन्होंने तनकीदें की हैं और ऑन रिकॉर्ड इन सब के बयानात, तो दूसरी पार्टियां इस चीज़ को इंजॉय करती हैं, क्या महसूस करते होंगे बतौर सियासतदान? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो चाहते हैं, वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि जनाब आप ये गोलाबारी इसी तरह ही करते रहें। और मैं तो बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि पार्टी के अपने ताकि उनके माजी का भी गुस्सा जो है वो पीटीआई के हाथों निकलता रहे और वो चुप करके देखते रहे। सिर्फ वो नहीं निकल जाए, क्योंकि जितनी देर तक ये लफ्जी गोलाबारी होगी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा मुस्लिम लीग नून है, वजीर आजम है, वो आराम से अपना इक्तदार जो है वो एंजॉय करेंगे। अब आप उठा के देख लीजिए ना, माजी में 2018 से मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत जब बनी तो तब से लेके आगे तक पहले गोलाबारी चलती रही, लेकिन सडनली फिर मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट बंद हो गया, जलसे होना बंद हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना बंद हो गई, सब कुछ चुप हो गया। जब वो चुप हो गया तो उसका डिविडेंड क्या मिला? उसका डिविडेंड, उसका फायदा ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मामला खराब थे वो ठीक हो गए, और वो ऐसे ठीक हुए हैं। मिसाल के तौर पे अब मतलब 2022 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, आज 2003 साल हो चुके हैं। तो यानी ये वो टाइम जो इमरान खान साहब का एक हनीमून पीरियड था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये तकरीबन उतना टाइम इस सेटअप ने गुजार लिया है। अगर आप उसमें पीडीएम के साल भी डाल दें और इस मौजूदा सेटअप के भी डाल दें तो 3 साल का टाइम गुजार लिया है। तो अब ये बेसिकली उस टाइम लाइन को भी क्रॉस करने लगे हैं जितनी देर इमरान खान साहब ने गुजारी थी, और अभी तक हमें कोई किसी किस्म का ब्रेक बीच में नजर नहीं आ रहा, कोई दरार नजर नहीं आ रही, सेम पेज जो है वो वैसे का वैसे ही बरकरार। ठीक है। अच्छा, सेम पेज से मुझे याद आया कि क्या जो पीटीआई वाले हैं वो सेम पेज पे अक्सर होते नजर आते नहीं हैं, क्योंकि कोई राय क्या देता है, कोई राय क्या देता है। कासिम सुलेमान के हवाले से आपके वो क्या, आप कबूतर का जिक्र करते हैं अक्सर, आपके कबूतर क्या खबर देते हैं आपको कि कासिम सुलेमान जहाज में बैठ के फिर लैंड कर रहे हैं अपने वालिद के पास? दूसरी बात है कि जमाइमा, मेरे ख्याल से मंसूर अगर मैं देखूं तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जमाइमा की ट्वीट है, क्योंकि वालिदा हैं, उन्होंने इन हालात में उनको यहाँ पे भेजना है, जब इनकी अपनी पार्टी में इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि कोई क्या बात करता है, कोई क्या बात करता है। वो ट्वीट में गिला सिर्फ ये करती हैं कि वालिद से मुलाकात के लिए बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनकी फुफ्फी अलीमा साहिबा वो तुर्क का पता खेलती हैं कि वो लीड करेंगे उस तहरीक को। अब वो तहरीक भी बड़ी खटाई में जाती दिखाई देती है। तहरीक शुरू होनी थी 5 अगस्त से, अली मिन गंडापुर साहब 90 दिन का अल्टीमेटम देकर आ गए, और ये जो इनकी पंजाब की जो ये आलिया हमजा साहब है उनको मदू नहीं किया गया। बाद में बयानात सामने आती है, उनको मदू किसने करना था, खुद आ जाती अगर इंटरेस्टेड थी। क्या समझ आ रही है फिर आपको पूरी सिचुएशन की? अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर अमेरिका के दौरे की बात करें ना तो वो तो मेरी नज़र में कम से कम बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ है वो, क्योंकि आपकी जो मेन लीडरशिप है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, जेडी वैंस हो गया, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, इनमें से किसी से आपकी मुलाकात नहीं हो सकी। आपकी मुलाकातें वहां की लीडरशिप ने उन मुकामी अफराद से करवाई जो पहले भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ट्वीटें करते थे या बयानात देते थे या कमेटियों के सामने बात करते थे। तो ये सारी मीटिंग्स तो जूम के ऊपर भी हो सकती थी, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? बात तो होती कि अगर आपकी मुलाकात, अलीमा खान साहबा यहाँ पे कहती थी ना कि जनाब ये दोनों बेटे इसलिए गए हैं कि यहाँ से हुकूमत भी तो जाती है ना, यहाँ पे वो जिक्र करते हैं जी फील्ड मार्शल का खाना हुआ था वहां पे, तो फिर फील्ड मार्शल ने खाना खाया तो फिर आपके दोनों बेटों को भी खाना खाना चाहिए था वहां पे जाके। और फील्ड मार्शल जब गए तो सॉरी मैं आपकी बात करी 45 मिनट की मुलाकात थी, तो 2 घंटे में कन्वर्ट हो गई थी, इंपॉर्टेंट मुलाकात। तो फिर यहाँ पे आपने क्या खाया पिया? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, फायदा क्या हुआ इस टूर का? और इसके साथ साथ एक और आपको बात बता दूं कि चंद ऐसे जर्नलिस्ट जो पीटीआई को कवर करते हैं, उन्होंने अभी पिछले 3-4 घंटे के अंदर जो है ये खबरें दी हैं कि जनाब ये दोनों नहीं आ रहे पाकिस्तान। अब मुझे नहीं पता, ये खबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो जर्नलिस्ट जो पीटीआई को कई सालों से कवर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो अगर वो पाकिस्तान ना आए, अगर इस सारी सूरत हाल के बाद, तो फिर रह क्या जाएगा? अब आप क्राउड को या पीटीआई के सपोर्टर वोट
वोटर को। तो मंसूर, जिसको इसमें एक अपने और सवाल है शरीर ना, में एक 5 अगस्त को सवाल आपके निकालना जहन था। में आया होगा, मेरे जहन में ये सवाल बारहा आया जब से ये इशू छिड़ा कि अब तो खैर आपने खबर दी कि जी खबर ये आ रही है कि वो आ ही नहीं रहे, लेकिन जब वो आ भी रहे थे तो इट मीन्स कि जो मौजूदा लीडरशिप है जो इस टाइम पे लीड कर रही है उसमें वाकई इतनी वो नहीं थे, गट्स नहीं थे, इतने लीडरशिप स्किल्स नहीं थे कि इनको ये आखिरी एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे खेलना पड़ा कि जी कासिम और सुलेमान अब आ रहे हैं। नहीं, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। मैं इसे ट्रम्प कार्ड तब मानता अगर ये ट्रम्प की तरफ से कार्ड फेंका जाता। तो मैं इसे वैसे तब एक इसे लिहाज से ट्रम्प कार्ड कहता। है क्योंकि वो ट्रम्प साहब बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं और कासिम सुलेमान का आना भी अनप्रिडिक्टेबल ही हो गया कि पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। नहीं, वो देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो जी, कोई जी। इतना भी बच्चा नहीं है। वो बड़ा सोच समझ के वेरी स्मार्ट अपने ऑफ बयानात कोर्स, देते तभी तो हैं। अनप्रिडिक्टेबल है, वो बताते नहीं क्यों करने लगे, सज्जी दिखा के खब्बी मार लेते हैं। इस वक्त सज्जा खब्बा सीधा मिडिल स्टंप ऑफ स्टंप लेग स्टंप सारी जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है, बल्कि इतनी फेवर में माशाल्लाह, है कि अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इंडिया जैसे मुल्क को भी जो है वो समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। यहाँ पे फील्ड मार्शल चाइना के अंदर मुलाकात कर रहे हाँ, हैं, अमेरिका वहाँ से पे बीमारी इज़हार बन रही है, साहब जो है चाइना वो से भी बन रही है, वो- ईरान से बीमारी बन रही है, हर और तरफ बल्ले बल्ले हो रही है। तो फिर तो वो इंडिया वाले तो चकरा गए हैं कि भाई ये किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी है इनकी। ये दो दुश्मनों से जाके मिलते हैं और दोनों ही प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं इनके वाह, साथ, हाँ। कोई गिले शिकवे नहीं है। चाइना वो ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आने का उनका दौरा जो है वो प्लान हो रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं ये लोग। और मतलब इंडिया के लिए, जब इंडिया के लिए जो है वो इतने सटपटा गए हैं, इतना बड़ा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी एक मतलब फॉरेन टीम है फॉरेन अफेयर्स की, उनसे संभाला नहीं जा रहा, तो फिर ये बाकी जमातें जो हैं ये किस तरह बैठ के सारे सेटअप को हिलाएंगी। ठीक है जी, आखिरी एक मिनट है कि जो सेनेट इंतखाबात केपीके में फिक्स मैच जिसको कहा जा रहा है, इस पे जरा आप अपना कमेंट कर दें कि आप इसको किस तरह देखते हैं, किस जाविये से। नहीं, मैं तो इसके अंदर देखिए फॉर्मूला जो है वो तो 6-5 के मुताबिक हुआ था, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हमारे जो नंबर हैं वो तो ये बता रहे हैं ना कि 6 नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और 5 नशिस्तें जो हैं वो जीती हैं जनाब अपोजिशन ने। ठीक है। लेकिन वहां पे तो सूरत हाल उल्टी हो गई है। वो अपोजिशन ये कह रही है कि जनाब उनके जो अपोजिशन लीडर हैं उनका ये बयान आया कि जनाब ये जो मिर्जा अफरीदी साहब है ना, ये इलेक्ट हुए हैं पीटीआई के वोटों से, वोट इन्होंने हमें देना है। कल को अगर कोई किसी किस्म की कोई अगर यहाँ पे कानून साजी हुई ना तो वोट इन्होंने नून लीग के साथ देना है। एक सीट तो वो ही क्लेम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कल को क्या होता है। एक तो वो ये क्लेम कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा मुराद सईद जो है वो तो हलफ नहीं ले सकते, तो एक सीट ये भी गई। तो वो जो Exactly, 6 ज़ाया हो है गई। वो कह रहे हैं कि जनाब एक्चुअली हमने 6 सीटें जीती हैं, इन्होंने 4 जीती हैं। तो क्योंकि इनका तो एक बंदा हल्फ ही नहीं ले सकता और एक इनके साथ वोट आप करेगा तो कह तो सही रहे हैं वैसे। ये तो फिर पीटीआई के घाटे का सौदा हुआ। अब जाके सवाल करें जिसने फॉर्मूला सेट करवाया था, जिसने इसके मुताबिक इनके सेनेट के सीटें जो है इनको जितवा के दी थी, ये फायदा था इस चीज का। आपने एक सीट तो एक्चुअली ऑपोजिशन को वैसे दी, तला महमूद की सीट जो है वो आपने वैसी उनकी झोली में गिरा दी, साथ ही साथ ये दोनों सीटें भी हाथ से गई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मंसूर आपके वक्त के लिए, और नाज़ी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।